कांग्रेस द्वारा बुलाई गई है रफाल के मुद्दे पर। यह हमारी पहली प्रेस वार्ता है, साथ ही साथ में बहुत ही अहम प्रेस वार्ता है, क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, रफाल डील, रफाल स्कैम, उससे भारत को तो असर पड़ेगा ही देश के तौर पर, लेकिन साथ ही साथ में लद्दाख एक बहुत ही डिफेंस के मामले में स्ट्रेटेजिक प्लेस है, स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल प्लेस है। तभी आज रफाल डील पर लद्दाख प्रदेश यूथ कांग्रेस के द्वारा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शुरुआत करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई क्योंकि मीडिया पार्ट, जो एक फ्रेंच मीडिया हाउस है, उन्होंने रिसेंटली एक अपना वर्क पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने बात कही कि डेसॉल्ट एविएशन और रिलायंस, जो आपको पता होगा, डेसॉल्ट जो रफाल बनाती है और रिलायंस प्रधानमंत्री जी के मित्र की कंपनी, उन दोनों के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर बनाया गया जिसका नाम है DRAL, डेसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड। और इसी के साथ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि मीडिया पार्ट का अक्टूबर 2018 में एक आर्टिकल आया था, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि अकॉर्डिंग टू एन इंटरनल डेसॉल्ट डॉक्यूमेंट ऑब्टेन्ड बाय मीडिया पार्ट, a senior executive of the French group told staff representatives that the joint venture with Reliance was agreed upon as a compensation in the Rafale deal. और दूसरी बात जो इस आर्टिकल में लिखी है, it was both imperative and obligatory for Dassault in securing the fighter contract. हमें बिल्कुल भी कोई भी आपत्ति नहीं होती अगर रिलायंस एक ऐसी कंपनी होती, रिलायंस डिफेंस एक ऐसी कंपनी होती जिसको एक्सपीरियंस होता डिफेंस के मामले में, लेकिन रिलायंस लिमिटेड, एक डिफेंस लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो 28 मार्च को बनाई गई, और अडानी डिफेंस लिमिटेड जो है और एक कंपनी, वो 25 मार्च 2015 को बनाई गई, रफाल डील के 15, 16 और 13 दिन पहले। अगर ऐसी चीज है और इसे एक इंपेरेटिव और ऑब्लिगेटरी क्लॉज, एक नॉन निगोशिएबल क्लॉज के तौर पर सरकार ने फ्रेंच गवर्नमेंट के आगे रखा, तो हम इसका रीजन जानना चाहेंगे कि क्यों HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जगह एक 13 दिन पुराने बनी गई कंपनी को यह डील दी गई। दूसरी बात जो मीडिया पार्ट के अक्टूबर 2018 की आर्टिकल में था, वो है कि फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांसवा ओलांदे, जो रफाल डील का सेल देख रहे थे इंडिया के साथ, उन्होंने कहा कि रिलायंस ग्रुप में हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। लोकल ऑफसेट पार्टनर भारत ने कहा कि रिलायंस को रखना ही पड़ेगा। वी डिडंट हैव द चॉइस, वी टुक द इंटरलोक्यूटर हु वाज गिवन टू अस। आपको मैं सबके लिंक्स भी बाद में शेयर करूंगा, अगर आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये जो क्रिटिकल रेवलेशंस रफाल डील के बारे में हमारे सामने आई हैं, इससे एक बात स्पष्ट होती है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जिस बात के बारे में बार बार जिक्र कर रहे थे, चाहे वो संसद में हो या लोक की अदालत में, आप जानते हैं किस तरह से जब प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दों में से एक रफाल का मुद्दा था, और बार बार निर्मला सीतारमण जी, जो तब की रक्षा मंत्री थी, और साथ ही साथ में सारे जो सरकार के मंत्री थे, बार बार कह रहे थे कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है रफाल में। आज फ्रांस के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इसमें जांच हो। अब आपत्ति यह आती है, शर्म की बात यह है कि भारत वो एक देश है जो इस डील में थी, जिसको घाटा हो रहा था, फ्रांस को फायदा हो रहा था। 600 करोड़ का हवाई जहाज 1600 करोड़ में भारत खरीद रही थी, लेकिन फ्रांस ने इंक्वायरी की, फ्रांस ने प्रोब किया, लेकिन भारत की सरकार और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी नहीं की। रंजन गोगोई, एक ऐसा शख्स जो तब जब जज थे सुप्रीम कोर्ट में, जिनको इनाम भी मिला था बाद में उस जजमेंट के लिए, आज राज्यसभा सांसद भी हैं वो, तो उन्होंने भी जब ये कहा था, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि ये जो प्राइस है रफाल डील का, वो जो पार्लियामेंट का PAC कमिटी होता है, उसमें सबमिट की गई है। जबकि सच्चाई ये है कि तब मल्लिकार्जुन खड़गे, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उस PAC के चेयरमैन थे, और उनको वो प्राइस कभी मिला ही नहीं। तो इन बातों पर हम सरकार से सवाल करना चाहते हैं, और उससे पहले हम थोड़ा टाइम फ्रेम में पहले भी जाएंगे। 2000 में जब शुरू हुई ये बात, तो इंडियन एयरफोर्स, भारत की वायुसेना ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कहा कि हमारी MiG-21 की जो फ्लीट है वो बहुत पुरानी हो चुकी है। तो तब अटल बिहारी जी और भाजपा की सरकार सत्ता में थी, और 2001 में जब IAF ने RFI भी दिया, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, हवाई जहाज के लिए, 2003 में अटल बिहारी जी की सरकार ने कहा कि हम नहीं देंगे तुम्हें हवाई जहाज। उन्होंने कहा हम हवाई जहाज नहीं खरीद सकते। इससे यह बात पता चलती है कि भाजपा जो बार बार ढिंढोरा पीटती है कि देश की सुरक्षा का मामला, देश की सुरक्षा का मामला, यह है भाजपा की सीरियसनेस। उन्होंने ना
हमारी वायुसेना की बात मानी और ना हवाई जहाज खरीदने पर वो राजी हुए। और आगे जाके ये बात सामने आती है कि यूपीए जो 2004 में सत्ता में आए थे हमारे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की तरफ से पहल की इस बात की और जाकर वायुसेना से कहा कि आप इससे भी बड़ा टेंडर लेकर आइए, हम आपको हवाई जहाज दिलवाएंगे। क्योंकि हम इस देश के लिए बार बार ये बात कहते हुए आए हैं कि जब देश की सुरक्षा का मामला आता है, देश की रक्षा का मामला आता है, तो हम बहुत सीरियस हैं, हम गंभीर तरह इस मामले को लेते हैं। इंदिरा गांधी जी के दौरान, राजीव गांधी जी के दौरान, हमेशा कांग्रेस का जब भी सरकार रही है कांग्रेस पार्टी की, हमने हमेशा से ही देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को मजबूत रखने के लिए बार बार काम किया है। 28 अगस्त 2007 में जब पहला टर्म था यूपीए का, तब एक टेंडर फ्लोट किया गया कि 126 एमएमआरसीए हवाई जहाज खरीदे जाएंगे। एमएमआरसी यानी कि मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और तब कहा गया कि 42,000 करोड़ का ये डील होगा, तब एस्टिमेट था, क्योंकि तब रुपी टू डॉलर का भी कम था हमारा रेट, क्योंकि तब तो इकोनॉमी मजबूत थी, आज तो अलग बात है। तो 108 हवाई जहाज भारत में बनने वाले थे, 126 में से 18 फ्रांस में बनने वाले थे। पीआईबी गवर्नमेंट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो है, मैं आपको इसके बाद प्रेस जो रिलीज है मैंने पकड़ा दिया कईयों को, जिनको नहीं मिला मैं पकड़ा दूंगा। मई 2008, एक साल बाद, रफाइल और यूरोफाइटर टाइफून है, दोनों को शॉर्टलिस्ट किया गया। और 31 जनवरी 2012 को बहुत लंबे प्रोसेस के बाद डसॉल्ट लोएस्ट बिडर निकला और डसॉल्ट के साथ नेगोशिएशन शुरू हुई। और यह बात सामने आई 3 मार्च 2014 में, जब हमारी सरकार के आखिरी कुछ महीने बचे थे, कि डसॉल्ट और एचएएल ने एक डील साइन किया। आप गौर कीजिएगा, एचएएल और डसॉल्ट ने, रिलायंस और डसॉल्ट ने नहीं, एचएएल और डसॉल्ट, कि 18 हवाई जहाज फ्लाई अवे कंडीशन में फ्रांस से मिलेंगे, यानी कि बने बनाए फ्रांस से आएंगे। 108 भारत में बनेंगे, जिसमें से 70% काम एचएएल करेगी, 30% काम सिर्फ डसॉल्ट करेगी। और ये जो काम होता, ये सब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए से होता। ये है यूपीए का डील। और मैं आपको कुछ इसका जिस बता दूं फायदे क्या थे। पहली बात, भारत के युवाओं को रोजगार मिलता, भारत के लोगों को रोजगार मिलता, सस्ते में हवाई जहाज मिलता। और ये मोदी जी ने भारत के युवाओं से उनका रोजगार छीनकर बाहर फ्रांस भेजा है। दूसरी बात, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एचएएल को होता डसॉल्ट से, उससे क्या फायदा होता? अगर कभी डसॉल्ट इस डील के दौरान किसी वजह से ये डील कोलैप्स हो जाता या डसॉल्ट ये हवाई जहाज नहीं बना पाता, तो क्या होता कि एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत में हवाई जहाज खुद बना सकती थी। लेकिन ऐसी कोई सिक्योरिटी 36 हवाई जहाज वाले रफाइल डील में नहीं रही। अब आइए जी, मोदी जी जब सरकार में आए 25 मार्च 2015 में, एरिक ट्रैपियर जो डसॉल्ट के तब चेयरमैन थे, शायद अभी भी हैं, तो उन्होंने मिराज 2000 के डिलीवरी के दौरान भारतीय वायुसेना के अफसरों के सामने बात कही। मैं कोट करता हूं वर्ड टू वर्ड, ऑन द अदर हैंड फ्रॉम द एचएएल चेयरमैन दैट वी आर इन एग्रीमेंट फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयरिंग, considering as well our conformity with the RFP in strong to be in line with the rules of this competition. I strongly believe that contract finalization and signature could come very soon. 25 मार्च 2015। और किसके साथ डील? एचएएल के साथ। रिलायंस कहीं पर भी नहीं है। और इसका भी YouTube लिंक मैं आपको दूंगा, वर्ड टू वर्ड आप खुद अपने कानों से सुनिएगा क्या बात कही है। डसॉल्ट के अपने पेज पर है YouTube के। और इससे साबित होता है फिर से कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस डील में शामिल था। क्योंकि निर्मला सीतारमण जी और अरुण जेटली जी, कई सारे लोग जो थे भाजपा के, तब कहते थे एचएएल कहां से आ गया भाई, एचएएल यहां से आया। एरिक ट्रैपियर ने एचएएल को बोला, आपके मंत्रियों ने एचएएल के बारे में बोला, और आगे एस जयशंकर जो आज फॉरेन मिनिस्टर है, तब फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनका स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा। और 25 मार्च को अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड बन गई। आपको मैं इसका भी प्रेस कॉपी एक थमा लूंगा। रिलायंस डिफेंस लिमिटेड 28 मार्च को बनी, 3 दिन का फर्क था दोनों में। और इन्हीं दो कंपनीज को यह डील थमा दिया गया बाद में। और यह पता चला फ्रांसो ओलांदे से और मीडिया पार्ट से, फ्रेंच की मीडिया से, कि जो डिफेंस डील का जो ये क्लॉज था वो नॉन नेगोशिएबल था, इसमें कोई बातचीत नहीं हो सकती थी। अगर आपने ये डील करना है तो सरकार ने डसॉल्ट को बोला आपको रिलायंस को अपना लोकल ऑफसेट पार्टनर रखना ही होगा। और 8 अप्रैल 2015 को एस जयशंकर जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। आज फॉरेन मिनिस्टर है वो। प्रधानमंत्री जी रफाइल के बारे में बात करेंगे 10 अप्रैल को, जो उनका ट्रिप है फ्रांस में। तो जवाब आया एस जयशंकर से कि ये है टेक्निकल डिस्कशंस, प्रधानमंत्री लीडरशिप टॉक्स के लिए जा रहे हैं।
और रफाइल पर डिस्कशन नहीं होगी, दिस इज ऑन अ डिफरेंट ट्रैक। तो अब सवाल खड़ा होता है कि जब फॉरेन मिनिस्ट्री को पता नहीं था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पता नहीं था, भारत के किसी मंत्री को ही पता नहीं था, तो प्रधानमंत्री जी और अनिल अंबानी ने कैसे जाके डील कर लिया? क्या कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है? क्या उनसे अप्रूवल नहीं चाहिए? क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है? ये भारत की सरकार जो आज सत्ता में है, उन्होंने धज्जियां उड़ाई है ड्यू प्रोसीजर की। उनको लगता है कि कभी भी वो आगे कुछ भी कर ले चल जाएगा, नहीं चलेगा। आज तक चलता होगा, अब नहीं चलेगा। और एक बात बहुत ही अहम मैं करना चाहूंगा कि आजकल लोग कहते हैं कि पूंजीवाद आया इस देश में। हाँ जी, कैपिटलिज्म आया। नहीं, कैपिटलिज्म नहीं आया है, ओलिगार्की आई है। कैपिटलिज्म में कम से कम फ्री मार्केट होता है जी, कोई कंपनी फ्रीली कंपीट करती है। यहां पे तो डील थमा दिया जा रहा है, बाकी कंपनीज आ ही नहीं सकते, नॉन नेगोशिएबल क्लॉज है। सिर्फ क्या होगा, रिलायंस को मिलना चाहिए डील। ये क्रोनी कैपिटलिज्म है, ये ओलिगार्की है, इसको कैपिटलिज्म भी नहीं कह सकते। समाजवाद को छोड़ ही दीजिए, उसकी तो धज्जियां उड़ाइए सरकार। 10 अप्रैल आखिरी स्टेटमेंट, इसके बाद मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, फिर मन्ना जी बोलेंगे। 10 अप्रैल 2015 को एक जॉइंट स्टेटमेंट आया, 2 दिन बाद, एस जयशंकर के स्टेटमेंट के 2 दिन बाद प्रधानमंत्री फ्रांस गए, स्टेटमेंट आया। Government of India conveyed to the government of France that in view of the critical operation necessity of multi-role combat aircraft for Indian Air Force, Government of India would like to acquire 36 Rafale jets in flyaway condition as soon as possible. और ये रहा 14 नंबर पे क्लॉज, पेज नंबर 3 में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अपने वेबसाइट पर है। मैंने आपको कॉपीज दे दी है इसकी। और फिर ये जो दूसरी बात मैंने कही थी, रफाइल के अंडरस्टैंडिंग में एस जयशंकर की स्टेटमेंट, पेज नंबर 6, ये भी MEA के वेबसाइट पर है। और ये इनका जो स्टेटमेंट आया कि 36 हवाई जहाज खरीदे जाएंगे, इसमें 126 का कोई जिक्र नहीं था। और साथ ही साथ में सबसे अहम बात इस डील की, सबसे अहम बात मैं कहूंगा तो ये है, यहां लिखा है कि इट वुड हैव द सेम वेपन कॉन्फ़िगरेशन। जो 126 हवाई जहाज लेने थे पहले, उनमें जो हथियार डलने थे वो इन 36 हवाई जहाज में भी डलेंगे। तो अब सवाल खड़ा होता है कि 600 करोड़ या 500 करोड़ के बीच में जो यूपीए का डील था पर हवाई जहाज कॉस्ट, वो 1600 से 1700 करोड़ कैसे पहुंचा? प्रधानमंत्री जी ने इतना पैसा कैसे बढ़ा दिया? या क्या उनका खर्चा जो फ्रांस जाने का था वो भी इसमें शामिल कर दिया गया? इतना तो होगा नहीं वैसे। तो प्रूव्स दैट द वेपन कॉन्फ़िगरेशन रिमेन द सेम एज पर द यूपीए डील। और आखिरी बात इस चीज से जो हमें पता चलती है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी को कुछ पता ही नहीं था। सिर्फ प्रधानमंत्री जी और उनके 2-3 मित्र गए और उन्होंने वहां से प्रेस स्टेटमेंट जारी कर दी। और मजे की बात यह है कि वहां पर रिलायंस के जो ओनर है उनका नाम था, वो साथ गए हुए थे, सीईओ के नाम में था। अब 6 सवाल मैं पूछना चाहूंगा मात्र आपके जरिए से। पहला सवाल कि भारतीय वायुसेना ने पहले कहा 50 हवाई जहाज, फिर यूपीए को कहा 126 हवाई जहाज, उसको कम करके 36 हवाई जहाज क्यों किए? क्या प्रधानमंत्री वायुसेना की कोई वैल्यू नहीं करते? क्या कदर नहीं करते? कहा गई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता की बात जो बार बार प्रधानमंत्री करते हैं, फिर रोते भी है स्पीचेस में, मेरे भारत को बेचा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बेच दिया जी देश को। भाजपा ने फिर क्रिटिसाइज किया था कि रफाइल क्यों खरीदे सर, यूरोफाइटर टाइफून बेटर था। तो अगर आपने 126 वाला कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो आप बिल्कुल भी लीगली ऑफिशियली बाउंड नहीं थे कि आप फिर से रफाइल ले। तो 36 रफाइल क्यों लिए, यूरोफाइटर टाइफून लेते। तीसरा सवाल, 13 और 16 दिन पहले बने गई कंपनीज को ये डील क्यों थमा दी और क्यों नॉन नेगोशिएबल टर्म्स पर उनको थमा दी? और अब कहते हैं कि डसॉल्ट ने चुना। डसॉल्ट ने नहीं चुना जी, फ्रेंच मीडिया पार्ट, जो मीडिया का जो कंपनी है, मीडिया का जो आउटलेट है, उन्होंने खुद कहा है कि ये नॉन नेगोशिएबल टर्म भारत की सरकार ने रखा था, भारत के प्रधानमंत्री ने रखा था। चौथा सवाल, डसॉल्ट एविएशन ग्रुप ने 2016 में सिर्फ 2 ऑर्डर इनटेक्स लिए, एक 36 रफाइल भारत के लिए, 21 फैल्कन 5X जिसमें से 12 कैंसिल हुए, लेकिन इसमें वो भी इंक्लूडेड है। 9,558 मिलियन यूरोस के वैल्यू था। और अगर हम 100,000 मिलियन भी कर ले फैल्कन का जो डील है, तो 8,558 मिलियन यूरोस का रफाइल डील पता चलता है। और अगर हम वैल्यू निकाले तो 1,773 करोड़ रुपए निकलता है पर यूनिट रफाइल डील का। अगर हम उससे भी ज्यादा बढ़ाकर दे दें कि भाई 2,000 करोड़ का हो गया जी फैल्कन, जबकि हो नहीं सकता, तो डबल कर दिया हमने, तब भी जाकर ये जो हमारा रफाइल है वो हमें 1,000 करोड़ में मिलता, जो बहुत ज्यादा था यूपीए के डील से। 5वां सवाल,
कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की अप्रूवल क्यों नहीं ली? छठा सवाल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 23 सितंबर 2016 को इस डील को अप्रूवल दी, 23 सितंबर 2016, और प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट कब दी? 10 अप्रैल 2015। तो ये सवाल खड़ा होता है फिर से कि निर्मला सीतारमण जी को क्यों नहीं उन्होंने कंसिडर किया? वो तो बेचारी, उनको तो कहना ही पड़ेगा। और फिर जब सवाल पूछे जाते कहते हैं कि मैं गार्लिक नहीं खाती, मैं प्याज नहीं खाती, शुक्र ये नहीं कहा कि मैं रफाइल नहीं चलाती, मैं क्यों जवाब दूं इन सवालों का।